नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आलोक आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं एक प्यारे से सेशन में, जिसमें चर्चा करेंगे ईरान में हुए चुनावों के बारे में। जो मसूद पजेश्कियान राष्ट्रपति चुने गए हैं उनके बारे में, और चुनाव हुआ क्यों, भारत का इस पर क्या असर होगा, इन सब चीजों की चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो अंत तक बने रहेंगे। वीडियो में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जानने को मिलेंगी। तो हाल ही में ईरान में राष्ट्रपति का चुनाव होता है और एक उदारवादी नेता मसूद पजेश्कियान जो है वो विजयी होते हैं और ईरान के 9वें राष्ट्रपति जो है चुने जाते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये कौन है? मसूद पजेश्कियान है। ठीक। अब ये चुनाव होता क्यों है? तो चुनाव होता इसलिए है क्योंकि अभी कुछ महीने पहले जो पूर्व राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना होती है और उसमें उनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसकी वजह से यहाँ पर ये चुनाव कराए गए। इन्होंने सईद जलीली को हराया है लगभग 30 लाख वोटों से। तो ये मार्जिन बहुत बड़ा है। और इसके पीछे जो एक मुख्य कारण बताया जा रहा है वो महिलाओं को बताया जा रहा है, क्योंकि सईद जलीली जो है वो एक कट्टरपंथी नेता हैं। वो हिजाब कानून का बहुत ज्यादा समर्थन करते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें, मसूद जो है एक उदारवादी नेता हैं, हिजाब कानून का विरोध करते हैं और महिलाओं के हितधारक हैं, उनके कल्याण की बात ये करते रहते हैं। तो चर्चा करेंगे इनमें। तो सबसे पहली बात ये निकलकर सामने आती है कि चुनाव के नतीजे क्या थे। तो कुल 3 करोड़ वोट पड़े ईरान के चुनाव में, और इस 3 करोड़ वोट में 30 लाख वोटों से कौन हार जाता है? सईद जलीली। उनको लगभग 1 करोड़ 35 लाख वोट मिलते हैं और इनको लगभग 1 करोड़ 65 लाख वोट जो है वो मिलते हैं मसूद को। ठीक है। तो ये एक मार्जिन था। बताया जाता है कि जो पजेश्कियान है ये क्या है? एक हार्ट सर्जन है, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और ये ईरान के स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। और ऐसी स्थिति में अब इनको राष्ट्रपति चुना गया है। लेकिन डॉक्टर होने के साथ साथ ये क्या करते हैं? कुरान भी पढ़ाते हैं, जो इस्लाम का एक ग्रंथ है। जैसे हिंदू धर्म में रामायण है, गीता है, क्रिश्चियन में बाइबल है, वैसे ही इस्लाम में कुरान है। तो ये कुरान को भी पढ़ाते हैं। ठीक। तो इनको यहाँ पर चुना गया है नेता के रूप में। लोगों ने इनको ईरान का राष्ट्रपति चुना है। ठीक। तो एक बार बात करेंगे कि इसके जो प्रभाव हैं उस क्या क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहला जो प्रभाव है वो ये है कि ईरान में महिलाओं को आजादी मिल सकती है कुछ चीजों से। ठीक। अभी जैसे आपने एक महसा अमीनी 2022 में एक केस हुआ था महसा अमीनी का। महसा अमीनी में क्या था कि मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊं अगर, तो उसमें यह था कि एक मोरल्टी फोर्स होती है ईरान में। मोरल्टी फोर्स का काम क्या है कि वो गश्त करते रहते हैं और ये देखते हैं कि महिलाओं ने और लड़कियों ने कपड़े ठीक से पहने हैं कि नहीं, खुद को ठीक से ढका है कि नहीं। ठीक। ये उनका काम है। ठीक। तो महसा अमीनी जो थी ये अपने परिवार के साथ घूमने गई थी और घूमते हुए जब ये जा रही थी तो वहां पर वो मोरल्टी फोर्स जो है वो आती है गश्त करते हुए और महसा अमीनी को बोल देती है कि आपने ठीक से कपड़े नहीं पहने हैं और उनको उठा ले जाती है। ठीक है। अब देखिए इनका जो एक दो मुहा चेहरा है वो सामने यहाँ पर ये आता है कि जब ये इनको ले जाते रहते हैं महसा अमीनी को, तो रास्ते में इनके कपड़े फाड़ देते हैं। ठीक है। तो भाई साहब, आपने किसी लड़की को इस बेस पे गिरफ्तार किया है कि उसने कपड़े ठीक से नहीं पहने हैं, तो ठीक है, लेकिन आपको कपड़े फाड़ने का अधिकार कौन देता है? ठीक। उसके बाद ले जाते हैं महसा अमीनी को, टॉर्चर किया जाता है, बहुत ज्यादा उसको प्रताड़ित किया जाता है और उसको दिखना बंद हो जाता है और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद उसको हॉस्पिटल में ये भर्ती करवाते हैं महानुभाव लोग। ठीक है। 2 दिन तक वो कोमा में रहती है और तीसरे दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस बीच में ये जो सारी वारदात है ये पब्लिक में आ जाती है और इसके बाद ईरान में बहुत ही भारी मात्रा में विरोध जो है वो देखने को मिलता है। महिलाएं खुले तौर पर सड़कों पर उतर आती हैं। तो इसमें ये 16 सितंबर को प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हुआ था। इसमें लगभग 418 लोग मारे गए थे, जिसमें से 60 लोग क्या थे? नाबालिग थे या फिर बच्चे थे। ठीक है। उसके बाद 18,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां यहां पर हुई थी। यहां पर महिलाओं ने अपने बाल काटकर प्रदर्शन किए थे। ठीक है। और नकाब हटाकर। ठीक है।
तो यहाँ पर एक बार पजेस्कियन भी आते हैं और ये बोलते हैं, इनके इंटरव्यू में ये कहा गया है कि यह हमारी गलती है कि हम अपनी धार्मिक मान्यताओं को ताकत के जरिए थोपना चाहते हैं, यह साइंटिफिक तौर पर मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इनको एक उदारवादी नेता माना जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर जो ईरान है उस पर एफएटीएफ का जो खतरा है, ठीक है, एफएटीएफ क्या है, ये एक संस्था है जो क्या करती है, टेरर जो प्रमोट करने वाली कंट्रीज हैं उनको क्या करती है, एक तरह से इनमें लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट, ये उसमें रखते हैं। तो ब्लैक लिस्ट में जो आ जाते हैं उनको फंडिंग्स मिलना बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो अभी तक पाकिस्तान भी क्या था, ग्रे लिस्ट में था, पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये उदारवादी नेता है तो इन संस्थाओं की ये मदद करेंगे, और मदद करने की वजह से जो एक तरह से बहुत सारे जो सस्पेंशंस हैं ईरान पे वो हटाए जा सकते हैं, बहुत सारी जो एक तरह से रोक लगी है ईरान पे वो हटाई जा सकती है। तो ईरान के लिहाज से अगर देखा जाए तो मसूद का राष्ट्रपति बनना लाभदायक है। अगर भारत और ईरान के संबंधों पर चर्चा करें तो भारत और ईरान बहुत टाइम पहले से ये चर्चा चली आ रही है, संबंध अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर कोई चीज गड़बड़ है, कुछ बुरा है, दोनों में मनमुटाव है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा सब कुछ एकदम वेल सेटल्ड है। यहां तक कि भारत जो है अपना एक बंदरगाह भी निर्मित किया है, चाबहार बंदरगाह। ठीक है, और चाबहार बंदरगाह जो है वो क्या बताता है, वो यहाँ पर आप देखेंगे तो भारत में जो कांडला और मुंबई है, क्या है, कांडला और मुंबई, तो कांडला और मुंबई बंदरगाह जो हैं ये चाबहार बंदरगाह के थ्रू व्यापार करके यहां से अफगानिस्तान होते हुए पूरे मध्य एशिया में व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, पूरे मध्य एशिया को कवर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो ये क्या है, नल्ला पाकिस्तान, और अब पाकिस्तान से हम व्यापार का रूट अपना नहीं बना सकते हैं। क्यों, अगर मान लीजिए हम यहां से सीधे जा रहे हैं, ठीक है, हम यहां से जा रहे हैं, पाकिस्तान बेचारा आएगा, अगर मैं आपको एक बार क्लियर करके बताऊं पूरा, ठीक है, चलिए तो एक बार फिर से देखेंगे इसको, मैं आपको बताता हूं क्या होने वाला है यहाँ पे। अगर पाकिस्तान के जरिए व्यापार किया जाता है तो मान लीजिए यहां से व्यापार किया गया, ठीक है, या फिर यहां से किया गया, ठीक, कहीं से भी कोई भी रास्ता आप पाकिस्तान का लेंगे, तो ये इतने नालायक हैं कि अगर यहां से कोई भी कार्गो जा रहा है, कोई ट्रक जा रही है, कोई ट्रेन जा रही है, तो ये पटरी उड़ा देंगे, ट्रक में ब्लास्ट कर देंगे, ये सारी हरकतें जो टुच्ची टुच्ची होती हैं ये करने से बाज नहीं आएंगे। तो इसलिए चाबहार बंदरगाह वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से, भारत के दृष्टिकोण से, और भारत ने ही इस चाबहार बंदरगाह का निर्माण भी करवाया है, तो इसलिए ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो ईरान के जरिए हम पूरे मध्य एशिया में व्यापार करने में सक्षम हैं, हमें कम दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक, यहां पर अगर आप देखेंगे तो भारत ने चाबहार बंदरगाह के टर्मिनल के विकास के लिए 12 करोड़ डॉलर देने का वादा किया है और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 25 करोड़ डॉलर की पेशकश की है। तो ये जो एक तरह से पेशकश है वो इसीलिए है कि संबंध जो है ईरान के साथ वो बने रहे, क्योंकि ये एक क्रूड ऑयल आपूर्तिकर्ता भी है, तो यहाँ से तेल भी जो है वो मिल जाएगा और व्यापार भी मध्य एशिया में आराम से पहुंच जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। ठीक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सेशंस अच्छे हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, ये है कि मंडे से आप लोगों को सुबह सुबह एक करंट अफेयर की क्लास होने वाली है, मैं खुद करूंगा उस क्लास को, और आपसे मैं ये प्रॉमिस करूंगा, ये वादा है कि उस आधे घंटे 40 मिनट की क्लास में आपको 2 घंटे से ज्यादा का मैटर मैं दूंगा। और देखिए, पढ़ाई में सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। अगर आपको छोड़ना आ गया तो आप पेपर आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही हो जाता है। एक 40 पेज का न्यूज़पेपर जब आता है तो हम 40 पेज हमें नहीं कवर करने होते हैं पेपर के लिए, उसमें से 10 चीजें बहुत ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक मैगजीन आती है तो उसमें भी 100-200 टॉपिक कवर होते हैं, वो सारे पेपर में नहीं आते। ठीक है, तो इसलिए बने रहेंगे। कल सुबह
मैं आप लोगों को 8 बजे क्लास जो है वो प्रोवाइड करूंगा और अपना फीडबैक उसके लिए जरूर दें। और धीरे धीरे अगर चीजें अच्छी रहती हैं तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, बस आपके साथ की जरूरत है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को, सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।